गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज संडे का दिन है, 18 अक्टूबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। यूपीएससी पीटी 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि G20 के देश, ये जो समूह है, ये चार देशों का समूह है। तो चारों ही देश G20 के पार्ट हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। ऑप्शन बी में दिया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम। ऑप्शन डी में दिया हुआ है इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका। तो चारों ही देश, किसी भी ऑप्शन में चारों ही देश G20 का सदस्य होना चाहिए। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप दे दो। G20 पे ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा और इस पर कन्फ्यूजन क्यों हो सकता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है यह है कि वैक्सीन वितरण में चुनाव जैसे प्रबंधन की जरूरत। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि वैक्सीन अगर आएगी, कोरोना की वैक्सीन आएगी, तो उसका मैनेजमेंट हमें उसी तरह से करना है जिस तरह से हम आपदा का मैनेजमेंट करते हैं, जिस तरह से हम चुनाव की प्रबंधन करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको देख सकते हैं कि पीएम ने कहा कि देश की भौगोलिक स्थिति और विविधता को देखते हुए टीका आते ही उसका त्वरित उपलब्ध सुनिश्चित करवाना। ठीक है, चुनाव और आपदा जैसे जो प्रबंधन है, जो भारत सीखी है चुनाव को प्रबंधन करना या आपदा का प्रबंधन करना, इसी के अनुरूप जो है हम टीका का प्रबंधन कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट दिया हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट कर लिया, और जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मॉर्निंग में मैं अर्ली मॉर्निंग में कोशिश करता हूँ कि इसी तरह से पोर्शन को हाईलाइट कर दूँ जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपको पेपर पढ़ना, पेपर में कुछ पार्ट पढ़ना, कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ना, राइट। तो उसको सबसे पहले आप खुद से पढ़ लें, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा, वीडियो अपलोड करूँगा, तब आप वीडियो हमारा देखोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, ज़्यादा समझ में आएगा। पिछले साल से दोगुना हुआ पराली का धुआं। देखो, कल हमने डिस्कस किया था और इससे पहले लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली एयर पॉल्यूशन को लेकर के। चर्चा में बना हुआ है, अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक ये चर्चा में रहेगा और लगभग पेपर में आपको डेली मिल जाएगा यह न्यूज़ कि पराली को लेकर के सरकार क्या क्या कर रही है। तो कल हमने चर्चा किया था आपके साथ कि जस्टिस लोकुर एक सदस्यीय समिति बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस लोकुर की अध्यक्षता में, जो पराली को लेकर के समीक्षा करेंगे, पराली को लेकर के जो ध्यान रखेंगे कि कौन राज्य कितना पराली जनरेट कर रहा है या पराली से धुआं जनरेट कर रहा है। तो एक रिपोर्ट आया है कि इस वर्ष जो है अक्टूबर में पिछले वर्ष के कंपेयर दोगुना एयर पोल्यूशन क्रिएट हुआ है पराली के माध्यम से। पराली क्या होता है? बिहार में इसको लार कहा जाता है। जैसे आप गेहूं होता है तो गेहूं का लार हो गया, धान का लार हो गया। तो इस अवशिष्ट जो होते हैं उसको क्या होता है कि खेतों में जला दिया जाता है, जिससे दिल्ली में एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली के किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नॉर्मली पराली को खेतों में ही जला देते हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान नीचे दिया हुआ, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार इस रूप में आप देख सकते हैं। बाकी दिल्ली एयर पोल्यूशन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयारी होना चाहिए उस टॉपिक का। ओके, वैश्विक भूख सूचकांक में 94वें स्थान पे भारत आ गया। पिछले वर्ष कितना स्थान पे था? तो पिछले वर्ष भारत का स्थान 102 था। देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत का स्थान 2020 में कितना है? 94th पोजीशन पे है। पिछले वर्ष कितना था? तो 102 स्थान पे हम थे। उससे पिछले वर्ष कितना पे था? 103 स्थान पे थे। तो पिछले 3 वर्ष से हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इम्प्रूव कर रहे हैं। 103 से 102 पे आए और 102 से 94 पे आ गए, यानी भूखमरी के क्षेत्र में हम अपने यहाँ काम कर रहे हैं, राइट। तो
20 में क्या है, 107 देशों में 94 पोजीशन पे है, 19 में 117 देशों में 102 पोजीशन पे था, और 2018 में 103 पोजीशन पे था। तो भुखमरी के क्षेत्र में, कुपोषण के क्षेत्र में, हंगर के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, राइट। भारत भुखमरी का स्कोर जो है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको स्कोर दे देगा कि भुखमरी सूचकांक में भारत का स्कोर क्या है। तो याद रख लेना 27.2, ये स्कोर जो है भुखमरी के सूचकांक में भारत का स्कोर है। तो स्कोर का मतलब क्या होता है? स्कोर मतलब होता है कि 0 अगर हुआ तो बहुत अच्छा है, और 100 हुआ अगर तो बहुत ही ख़राब कंडीशन है। यानी 0 अगर हुआ तो अच्छा कंडीशन है, गुड कंडीशन है, और 100 अगर हुआ तो अधिक भुखमरी की कंडीशन है। तो हमारा जो स्कोर है वो 27.2 स्कोर है। अब देखो, इसको दो संस्था जारी करती हैं। पहले IFPRI इसे जारी करता था, अब इसे जारी करती है दो एनजीओ मिलके। एक आयरलैंड की एनजीओ है और एक जर्मनी की एनजीओ है। तो आयरलैंड की जो एनजीओ है उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, राइट। और जर्मनी का जो संगठन है उसका नाम है वेल्थ हंगर हिल्फे। तो ये दोनों मिल करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करती है। 4 संकेत के आधार पे इसको जारी किया जाता है। इसका जो है मेजरमेंट 4 संकेत के आधार पे किया जाता है। पहला जो है उसको कहा जाता है अल्प पोषित, अंडर नॉरिशमेंट, पोषण की समस्या का दिक्कत। एक तरह से अल्प पोषित है, पोषण जितना उसको चाहिए, जितना पोषण चाहिए उतना पोषण उसे मिल नहीं पा रहा है, तो इसे अल्प पोषण कहा जाता है। और भारत की 14% आबादी जो है अल्प पोषण का शिकार है, राइट। दूसरा है भारत में बच्चों में स्टंटिंग की दर 37.4%। तो पहला मेजरमेंट था अल्प पोषण का, दूसरा मेजरमेंट है स्टंटिंग का। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कि बच्चे का जो है एज बढ़ रहा है, 10 की जगह 15 वर्ष हो गया, लेकिन जो है उसका एज के अनुसार से हाइट नहीं बढ़ रहा, ऊंचाई नहीं बढ़ रहा। तो इस समस्या को कहा जाता है स्टंटिंग। और दूसरा एक समस्या होता है चाइल्ड वेस्टिंग। तो जब बच्चे का एज बढ़ रहा लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ रहा तो उसे कहा गया चाइल्ड वेस्टिंग। तो स्टंटिंग की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है। 37.4% जो है बच्चों में स्टंटिंग की समस्या है भारत में। और ये जो चारों मानक है, ये चारों मानक कुपोषण के लिए भी मेजर किया जाता है, राइट। चाइल्ड वेस्टिंग, मैंने बोला कि एज के अनुसार से जब वजन नहीं बढ़े तो उस समस्या को कहा जाता है चाइल्ड वेस्टिंग। भारत में 17.3%, 17.3% जो है बच्चों में ये समस्या है। और जो चौथा मेजर है वो मेजर है बाल मृत्यु, चाइल्ड मोर्टेलिटी। 3.7% इसकी दर है भारत में। और बाल मृत्यु दर 5 वर्ष से कम उम्र आयु के बच्चों की मृत्यु की दर है, उसे ही कहा जाता है बाल मृत्यु दर। 5 वर्ष से जो कम बच्चे हैं जो मरते हैं, उनकी जो दर है, उनकी जो रेट है, उसे ही कहा गया बाल मृत्यु दर। तो ये 4 मानक के आधार पे, जिसमें पहला हो गया अल्प पोषण, दूसरा हो गया स्टंटिंग, तीसरा हो गया वेस्टिंग, और चौथा हो गया चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु दर। इसके आधार पे जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान है 94। तो याद रख लेना 94 इस वर्ष, पिछले वर्ष था 102, और उससे पिछले वर्ष था 103। सीमा पे अशांति से प्रभावित हो रहे हैं, सॉरी एक सेकेंड, ओके देखो, सीमा पे अशांति से प्रभावित हो रहे हैं भारत और चीन के रिश्ते। तो यहाँ पे एक किताब का नाम दिया है, और इस किताब के लिए एक वेबिनार का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे देश के विदेश मंत्री का ऐसा कहना। तो याद रख लेना, इस किताब का नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। मैं इस किताब का एक जेपीजी फॉर्मेट लेकर के, एक उसका पिक्चर लेकर के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये किताब है, ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में या बीपीएससी वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है।
देखो यहाँ पे जो है बिजनेस पे, इस पे बस एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही है, पराली की पलाई करेगी कमाल, 4 गुना मजबूत भी होगी। पराली को जो जलाने की समस्या है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पराली को किसान जो है फालतू समझते हैं, वेस्ट समझते हैं, और क्या करते हैं कि उसको खेत में ही जला देते हैं। तो किसान को लगता है कि इसे अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, खेत में जला दो, खेत में इसको नष्ट कर दो। लेकिन जब उसी पराली के माध्यम से पलाई अगर बन जाएगी, जो 4 गुना मजबूत पलाई भी बनेगी और उसके साथ ही साथ उसको किसान को उसका कीमत भी मिलेगा, तो किसान क्यों पराली जलाएंगे, राइट। इसी तरह से मैंने कहा आपको कि पराली से अगर इथेनॉल बनाए, सरकार ये कोशिश करे कि इथेनॉल अगर पराली से बने, और इथेनॉल का यूज क्या होगा, इथेनॉल का यूज होगा पेट्रोल की जगह, पेट्रोल के जगह ऑल्टरनेट के रूप में हम इथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में किसान पराली नहीं जलाएंगे, राइट। तो हमें जो है एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट आपको ये समझना होगा कि पराली जो है, जो वेस्ट है, एक तरह से पराली जो है एक वेस्ट है, उस वेस्ट को हम एनर्जी के रूप में कैसे बदलें, उस वेस्ट को हम रुपए के रूप में कैसे बदलें, उस वेस्ट से किसानों को किस तरह से हम लाभ दे दें, किस तरह से पराली जो है किसानों की आय को दोगुना करने में सहयोगी हो सकती है, उसको लेकर के देश में काम करने की आवश्यकता, वैज्ञानिकों को काम करने की आवश्यकता और लोगों को भी काम करने की आवश्यकता। तो यहीं पे जो है एक समाधान आया है, भोपाल स्थित CSIR का जो संस्थान भोपाल में है, उन्होंने 3 वर्ष के प्रयास के बाद एक तकनीक विकसित किया है जिससे पराली से क्या होगा, पलाई बनेगा, और वो पलाई जो है नॉर्मल पलाई से 4 गुना अधिक मजबूत होगा। पराली का अन्य जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। तो आवश्यकता इस बात की है कि दिल्ली एयर पोल्यूशन की समस्या के समाधान के लिए हम पराली को किस तरह से उपयोग की चीज़ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ताकि किसान खेत में इसे ना जलाए, किसान इसे बेच दे सरकार को, या किसान इसी उद्योग को बेच दे और उद्योग जो है पलाई बनाए, उसका उद्योग जो है उसका इथेनॉल बनाए या अन्य चीज़ उद्योग बनाए, ताकि किसान को भी पराली के रूप में लाभ हो सके। देखो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये कंटेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज जो ये लिखे हैं राइटर साहब संजय गुप्ता जी लिखे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा इन्होंने नहीं किया, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोरोना वायरस के समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था गई है, प्रथम क्वार्टर में 24% के आसपास निगेटिव में गई है, और इस साल 2020-21 का लगभग 11% निगेटिव में भारत की अर्थव्यवस्था रह सकती है। तो ऐसे कंडीशन में अर्थव्यवस्था को किस तरह से हम उबार पाएँ, इसके लिए सरकार क्या क्या काम करेगी, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस पे जो है आपको भी सोचना चाहिए। कभी एडिटोरियल इस पे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इस पॉइंट में ये जो एडिटोरियल लिखे हैं इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं दिया है, जो 2-4 पॉइंट दिया है उसको मैंने इस तरह से आपके लिए मार्क कर दिया है, जो आप देख सकते हैं। बाकी मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर सरकार को इस चुनौती का समाधान करना है, सरकार को अगर इस समस्या को उबारना है, यानी सरकार को फिर से ग्रोथ करना है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मांग क्रिएट करना। मार्केट में मांग क्रिएट करना ज़रूरी है। एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे पीपी किट की हमारे देश को आवश्यकता पड़ गई, तो पीपी किट का जो है मांग क्रिएट हुआ। अब देखो पीपीई किट का मांग क्रिएट हुआ, तो उसके बाद कई इंडस्ट्रीज़ ने इसे बनाना शुरू किया, और बहुत जल्द जो पीपी किट हम चीन से मंगाते थे, हम पूरी तरह से डिपेंडेंट थे चीन में, और वो पीपी किट हमने बनाना शुरू किया, और भारत विश्व में सबसे अधिक पीपी किट चीन के बाद बना रहा है। यानी विश्व में सबसे बड़ा पीपी किट का उत्पादक भारत महज 3 से 4 महीने में बन गया था, 2 से 3 महीने में बन गया था। क्यों? क्योंकि जो है मांग क्रिएट हुआ पीपी किट का। तो इसी तरह से मार्केट से हमें मांग क्रिएट करना। सवाल ये होता है कि मांग क्रिएट करने के लिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस पे सोचने की आवश्यकता है। तो इस पे कभी एडिटोरियल आएगा तो हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड को आखिर किस तरह से क्रिएट किया जाए, और डिमांड अगर क्रिएट होगा तभी जाकर के इकोनॉमिक साइकिल जो है हमारा रोटेट करेगा, राइट।
बाकी एक बार इसको देख लेना, पढ़ सकते हैं आप खुद से। चीन में मानवाधिकारों के समर्थन में मजबूती से खड़ा रहेगा कनाडा। कनाडा ने कहा है कि जिस तरह से चीन अपने यहाँ उइगर मुस्लिम की जो है परेशान कर रहा है, उइगर मुस्लिम को जेल में डाला हुआ है, 10 लाख से अधिक उइगर मुस्लिम चीन के जेल में प्रताड़ित हो रहे हैं। चीन में आप जो है मोहम्मदम नाम नहीं रख सकते हैं, आपके नाम के आगे मोहम्मदम या मोहम्मद नहीं होना चाहिए, राइट। इस तरह की पाबंदी चीन में किया गया, अगर रहेगा तो हो सकता है आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को जेल में डाला गया। तो ऐसी कंडीशन में कनाडा उसके साथ खड़ा है, और कनाडा वैसे भी ह्यूमन राइट का जहाँ वायलेशन होता है नॉर्मली उसके साथ कनाडा खड़ा रहता है, राइट। देखो अगर ये जो है मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। नवाज बोले इमरान खान सरकार सेना और आईएसआई की कठपुतली। इसका मैंने पूरा वीडियो देखा, अगर हो सके यूट्यूब पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा नवाज शरीफ का स्पीच। गुजरांवाला में जो है एक जगह है पाकिस्तान का गुजरांवाला, वहाँ पे एक रैली का आयोजन किया गया है, और नवाज शरीफ जो है लंदन में भी हैं। तो लंदन से ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है उस रैली को संबोधित किया। तो इनका जो है आरोप है, नवाज शरीफ का आरोप क्या है, पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर आरोप है और आईएसआई के ऊपर आरोप है। मैं इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझें कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने कहा है कि आखिर पाकिस्तान में अगर बात किया जाए तो किससे बात किया जाए। क्यों कि पाकिस्तान में अगर मान लो भारत सरकार बात करेगी तो पाकिस्तान सरकार से बात करेगी, और पाकिस्तान सरकार को कभी भी जो है वहाँ का आर्मी हटा सकता है, यानी आर्मी वहाँ पे डोमिनेंट है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में भारत किससे बातचीत करे, पाकिस्तान गवर्नमेंट से बातचीत करें, पाकिस्तान के आर्मी से बातचीत करें, पाकिस्तान के आईएसआई से बातचीत करें, या पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर जो हैं, जो वहाँ के टेररिस्ट समुदाय उससे बातचीत करें। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, भारत के लिए भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और पाकिस्तान के लिए भी। मान लो अगर पाकिस्तान आर्मी को ही जो है सत्ता में आना है तो पाकिस्तान आर्मी डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में आए। बहुत जगह सैन्य शासन है, पाकिस्तान में भी सैन्य शासन हो। तो भारत के लिए भी ये क्योस का कंडीशन है, अन्य देशों के लिए भी ये क्योस का कंडीशन है कि पाकिस्तान में आखिर वार्ता किससे करें। क्योंकि नवाज शरीफ ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि जब भारत के प्राइम मिनिस्टर 1999 में लाहौर गए थे, वाजपेयी जी लाहौर गए थे, लाहौर बस यात्रा की थी उन्हें, तो उसके बाद जब वो लौटे थे तो उसके कुछ दिन के बाद जो है कारगिल में अटैक हुआ। नवाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी सेना कारगिल में अटैक कर रही है। तो सोच कर देखो कि एक देश के प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है कि उस देश की सेना जो है किसी दूसरे देश पे हमला कर रही है। तो ये कंडीशन है, और आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में 5 साल का अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया, बीच में ही सेना उसे हटा देती है। तो ये क्योस का कंडीशन है। एज अ पाकिस्तान को अगर आपको समझना होगा तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं, अन्य चीज़ें भी गवर्नमेंट के पैरेलल काम करती है, गवर्नमेंट से को डोमिनेट करने का काम करती है, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान के आईएसआई है, और पाकिस्तान के नॉन एक्टेड एक्टर हैं। और इसलिए भारत को कन्फ्यूजन होता है कि भारत किससे बातचीत करें। ऑल वेदर रोड पे गठित एचपीसी की बैठक को लेकर के विवाद। देखो उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना चल रहा है। 4 धाम परियोजना सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि 4 धाम परियोजना क्या है। तो ये जो है ऋषिकेश से स्टार्ट होगा, और ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 जगह को कनेक्ट करेगा। हिंदू धर्म के अनुसार ये चारों ही जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी धार्मिक जगह है, और इन चारों जगह को कनेक्ट करेगा। इन चारों जगह पे रोड क्रिएट करने का काम करेगा ताकि उसकी कनेक्टिविटी 12 महीना बना रहे। आपको पता होगा कि केदारनाथ का पट बंद कर दिया जाता है ग्रीष्म ठंडी जब वो बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो है पूरा पूरा बर्फ आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है 12 महीना इन रास्तों के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री पे जो है लोग जा सके, इसके लिए सरकार रोड बनाने का काम कर रही है। उसी को कहते हैं हम 4 धाम परियोजना।
देखो ये जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है चिनूक, ये हेलीकॉप्टर मालवाहक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। चिनूक इसका नाम है, हम इसे अमेरिका से मंगाए, बस बेसिकली याद रख लेना चिनूक को कहाँ से मंगाया, हम अमेरिका से बनाया है। और ये मालवाहक हेलीकॉप्टर है, यानी एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का काम करेगा। ग्लोबल वार्मिंग का असर हिमालय की चोटी पर नहीं दिख रहा है बर्फ। ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि UNFCCC की क्या जो है अभी तक काम हुआ है और क्या क्या डिसीजन इन्होंने लिया है, पृथ्वी सम्मेलन क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, कभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेना इसको। चलते हैं क्वेश्चन की ओर अब। देखो ये यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ होगा। G20 आपको पता है कि विश्व के 20 शक्तिशाली देशों का समूह है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखो तो आपको टर्की में कंफ्यूजन होगा कि टर्की क्या G20 का पार्ट है या नहीं। सेकेंड ऑप्शन देखो तो आपको मलेशिया में कंफ्यूजन होगा कि मलेशिया क्या G20 का पार्ट है कि नहीं। थर्ड ऑप्शन देखो तो आपको वियतनाम और ईरान पे कंफ्यूजन होगा। और फोर्थ ऑप्शन देखो तो आपको सिंगापुर पे कंफ्यूजन होगा, राइट। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ये चारों ही पार्ट है G20 देश का। इससे पहले अर्जेंटीना की राजधानी विनर्स आयर्स में G20 का सम्मेलन हुआ था, आई गेस 2018 में, और उससे पहले टर्की में सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, और कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे दें। ओके, चलिए, थैंक यू।